हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। छठे पाठ का नाम है अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव यानी असर। अंग्रेज़ों के शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इस पाठ के द्वारा जानेंगे। चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज़ में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी, लोग क्रांति क्यों करते हैं? अरुणा ने उत्तर दिया, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो और लोग आर्थिक रूप से तबाह यानी बर्बाद हो तो क्रांति यानी आंदोलन की तरफ मुड़ते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत ही दयनीय यानी कंगाल बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। चलो तुमसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूं। करे अरुणा प्रातःकालीन सुबह के समय ध्यानपूर्वक समाचार पत्र पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज़ में यानी तेज तेज पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया अपनी मम्मी से कि लोग क्रांति यानी आंदोलन क्यों करते हैं। अरुणा ने बताया कि देखो बेटा, लोगों की आवश्यकता यानी जो उनकी ज़रूरत होती है, अगर वो पूरा न हो और लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो तो क्रांति की तरफ यानी आंदोलन की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत ही ख़राब थी। लोग कंगाल बन गए थे, गरीब हो गए थे। तब ऐसा हुआ था, क्रांति लोग किए। चलो तुमसे मैं उस समय के भारत के लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। आगे पढ़ते हैं। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। यथावत का मतलब कि जैसे था वैसे ही। औरंगजेब के अवसान यानी मृत्यु के बाद की अराजकता यानी उस अनुशासनहीनता, उथल पुथल भी उसे हानि यानी नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति यानी तरीका, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य यानी व्यवसाय के संगठन अद्वितीय बेमिसाल थे यानी अद्वितीय थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल यानी बुरी तरह से बर्बाद देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बनना था। करें भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक जैसे थी वैसे ही बनी रही थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो अनुशासनहीनता फैली, उथल पुथल मचा, वो भी उससे हानि यानी नुकसान नहीं पहुंचा सका। विश्व के इतिहासकारों ने माना भी कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति यानी तरीका, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य यानी व्यवसाय के संगठन बेमिसाल थे यानी अद्वितीय थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और चौपट देश बन गया, बर्बाद हो गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उनके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बन गया था। आगे पढ़ते हैं। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेज़ों को अपनी आय यानी इनकम, कमाई बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल यानी कर वसूल करने लगे। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल यानी चौपट हो गया। अनेक बार घर के आभूषण यानी गहना बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। परिणाम स्वरूप उनकी ज़मीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज की प्रथा यानी नियम का शिकार यानी भोग बनकर बर्बाद हो गए।
खेती बाड़ी टूट गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। कह रहे हैं कि अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती की जो हालत हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शासन प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। किसान वर्ग जो समूह और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल यानी कर लेने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए, चौपट हो गए। अनेक बार उन्हें कर भरने के लिए घर के गहने बेचकर भी किसान महसूल नहीं भर पाते थे और परिणाम यह होता था कि उनकी ज़मीन भी बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी ज़मीन कर्ज में डूब जाती थी। बहुत से किसान साहूकारों के भारी ब्याज के नियम का भोग बन गए, शिकार बनकर बर्बाद हो गए। खेती बाड़ी भी उनकी ख़त्म हो गई। इसी बीच 1770 में बंगाल में बहुत भीषण ही अकाल पड़ा। अकाल मतलब बारिश न हो कई सालों तक और उसके कारण से धन की उत्पादन न हो, चारों तरफ भूखमरी फैल जाए। भूखमरी के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने अस्थायी यानी निश्चित बंदोबस्त नामक एक महसूल पद्धति लागू की। आगे पढ़ते हैं। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की। जमीन का अस्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता है, यानी कि कंपनी ने अपनी आय यानी कमाई निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाले जमींदार वर्ग यानी समूह तैयार किया। दूसरी तरफ तन तोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर जमीन जोत कर फसल पैदा करने वालों का शोषण यानी उनके साथ अन्याय होता था। करे ये कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल ने जो अस्थायी बंदोबस्त नामक पद्धति महसूल यानी कर नियम लागू की थी। इस नियम के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष यानी हर एक साल के लिए जमीन की कर निर्धारित कर दी, तय कर दी। जमीन का अस्थायी अधिकार जमींदारों को दिया, यानी कि कंपनी ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए निश्चित अपने पक्षधर में खड़ा रहने वाले जमींदार का एक वर्ग तैयार कर दिया, समूह। और दूसरी तरफ जो अधिक तन तोड़ यानी अधिक परिश्रम करके, मेहनत करके, चिलचिलाती बहुत तेज धूप सहकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले किसान थे, उनके साथ अन्याय होता था, उनका शोषण करते थे। आगे सामाजिक जीवन को ग्रहण यानी अभिशाप, उसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे लोगों के जीवन को अभिशाप लग गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में महसूल यानी कर वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा यानी दिया गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज की प्रथा नष्ट हो गई। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा था। ग्राम पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। देश के मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जैसे यह ग्राम स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और संतुलित शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अडिग यानी अड़ी खड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था नष्ट हो गई। कह रहे वारेन हेस्टिंग के समय में कर वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा जाता था, दिया जाता था, उसे कलेक्टर कहा जाता था और वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। न्यायाधीश यानी न्याय देने वाला। अंग्रेज राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी गांव स्वराज की जो प्रथा थी, नियम थी, वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। पुराने समय में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा था। गांव पंचायत ही गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था देखती थी। देश की मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी जैसी यह गांव स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय, संतुलित शासन व्यवस्था के समय भी हमारी गांव स्वराज संस्थाएं
अडिग खड़ी रहती थी अपने स्थान पे। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नए शासन पद्धति से यह जो संस्था थी गांव की, वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। आगे पढ़ते हैं। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अपनाई थी, उसने लोगों में भय यानी डर पैदा किया। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवा कर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना यानी अवहेलना, नज़रअंदाज की जाती है। ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हुई। आगरा में ऐसा फरमान यानी घोषणा जारी किया गया कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेगा। यदि ऐसा न किया जाए तो वह दंड या सजा का पात्र माना जाता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष यानी विद्रोह और नफरत की भावना यानी सोच उत्पन्न हुई। कह रहे हैं कि कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति पद्धति अपनाई थी, उसने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था। लोगों को लगने लगा था कि कंपनी कहीं ज़बरदस्ती ईसाई धर्म लोगों को स्वीकार करवाकर भारत के जो धर्म है और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार यानी कई बार अवहेलना की जाती है, नज़रअंदाज किया जाता है उसको, ऐसा लोगों का मानना था। लोगों में ये मान्यता पैदा हुई थी। आगरा में ऐसा घोषणा जारी कर दिया गया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेज को सलाम करेंगे। यदि ऐसा नहीं किए तो उनको दंड या सज़ा का अधिकारी माना जाएगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ों के प्रति भारतीयों के दिल में विद्रोह और नफरत की भावना पैदा हो गई। आगे पढ़ते हैं। भारतीय व्यापार और उद्योग का विनाश। विनाश यानी बर्बाद। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय व्यापार और उद्योगों का किस तरह विनाश हुआ। भारत के करघे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला ऊन, सन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा यानी मिट्टी से निकलने वाला एक प्रकार का सफ़ेद क्षार, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार यानी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बेहिसाब बहुत अधिक सोने चांदी का आयात होता था। कह रहे भारत के जो करघे थे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे, पूरा भेजते थे करके। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में बहुत मांग रहती थी। ढाका की मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बहुत मांग थी। कपड़े के अलावा सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था, यानी निर्यात यानी विदेशों में भेजा जाता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार यानी बहुत अधिक बेहिसाब सोने चांदी भारत में आता था। आगे पढ़ेंगे। अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई। सोने चांदी की प्रवाह यानी धारा उल्टी दिशा में बहने लगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक यानी 20 साल के शासन में ले गए थे। विचार करें पूरे देश में से कितनी संपत्ति अंग्रेजों ने एकत्र की होगी। कह रहे हैं कि अंग्रेज शासन के लागू होते ही स्थिति बदल गई। जो सोना चांदी भारत में आता था, माल बाहर जाता था यहाँ से, उसके बदले में उल्टा हो गया, यहाँ से सोना चांदी जाने लगा विदेशों में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ने अंग्रेजों ने केवल बंगाल से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 20 साल के शासन में ले गए थे। तो इस तरह से पूरे देश में से उन लोगों ने कितनी संपत्ति एकत्र यानी इकट्ठे किया होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। इतना जानिए। अपने दादा दादी से जानकारी प्राप्त करें कि आज लाखों और करोड़ों रुपए की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आज से 50 वर्ष पहले 1000 रुपये की क्या कीमत थी। रुपए की कीमत क्यों घट गई। रुपए गाड़ी के पहिए जैसे थे क्यों। चलिए आगे पढ़ते हैं।
भारत में से उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र यानी इकट्ठा किए हुए रुपए की मदद यानी सहायता से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे यानी उसका विकास करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना चुंगी यानी कर के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात यानी चुंगी डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता में भारतीय हस्त उद्योग यानी जो हाथों से तैयार किया गया माल तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगरी उद्योग नष्ट यानी बर्बाद हो गए। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए, बिना काम के हो गए। धीरे धीरे भारत के ग्राम यानी गांव के कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। भारत में पैदा होने वाले कच्चे माल और भारत में से एकत्र यानी इकट्ठा किए हुए रुपए की सहायता से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे बढ़ाने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना किसी चुंगी के कर के आता था, जबकि भारत के कपड़े पर 80% चुंगी कर लगा दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत में पैदा होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। और इस प्रतियोगिता में भारतीय हस्त उद्योग यानी भारत में जो हाथों से तैयार किए जाने वाला माल था तथा उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस अंग्रेज के नीति के कारण कपड़े बनने, धातु, शीशे, कागज, नाव आदि जो भी थे उद्योग उन सभी नष्ट हो गए। कारीगरी उनके बंद हो गई। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए उद्योग बंद हो जाने से। और धीरे धीरे भारत के गांवों के कारीगर थे वो भी गरीब होने लगे। आगे पढ़ते हैं। सुधारों के प्रति संदेह यानी शक, दुविधा। सुधार किया जा रहा था भारत में, तो लोगों के मन में उसके प्रति दुविधा था, संदेह था। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में उदार यानी दयालु विचारधारा यानी सोच वाले का धीरे धीरे फैलाव यानी विस्तार हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव यानी असर भारत तक पहुंचा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में रुचि यानी ध्यान रखने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने अनुपात यानी मापक में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने आने वाले को मातृभाषा यानी अपनी भाषा का उपयोग करने की छूट दी। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। बेंटिंक ने इस सुधारों के निवेदन यानी विनती को सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध यानी रोक लगाते हुए एक कानून 1829 में लागू किया। विलियम बेंटिंक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय इंग्लैंड में दयालु सोच वाला धीरे धीरे ऐसे लोगों का विस्तार हो रहा था और इस परिवर्तन बदलाव का थोड़ा प्रभाव भारत पर भी पड़ा। अंग्रेज शासक प्रजा के जीवन में ध्यान रखने लगे, रुचि लेने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिंक ने कुछ मात्रा में अनुपात यानी मात्रा में अधिक मान सम्मान प्राप्त भी किया। बेंटिंक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने आने वाले को अपनी भाषा का उपयोग करने की छूट दी। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती यानी पति के मर जाने बाद पत्नी को भी अग्नि में कूद जाना पड़ता था, जान अपने देने पड़ते थे। ऐसी राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत से प्रयत्न कर रहे थे। बेंटिंक ने इन सुधारकों के विनती को सुनकर सती होने के जो प्रथा थी उस पर रोक लगाते हुए एक कानून 1829 में लागू किया था। आगे पढ़ते हैं। बेंटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग यानी दल चाहता था। ऐसे कुरिवाजों यानी बुरी रिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़वादी यानी परंपरागत बातों के बिना
लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। करें बेंटिंक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था, ऐसे बुरे रिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारकों को भारत के रूढ़वादी, जो कि उनकी सोच बदलने वाली नहीं थी, शुरू से परंपरागत चली आ रही थी, ऐसे विचारों वाले लोग उनको संदेह यानी शक की नज़र से देखने लगे थे। आगे पढ़ते हैं। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव यानी शर्त पास किया था, परंतु उस पर अमल यानी लागू नहीं होता था। अंत में बेंटिंक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता यानी वकील को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनवांछित यानी इच्छा के अनुसार लाभ यानी फायदा नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन यानी पुरानी विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति का विरोध यानी विद्रोह हुआ। महात्मा गांधी जी तो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। करें कि कंपनी सरकार शिक्षा के लिए हर एक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पास किया था, परंतु उस पर लोग अमल नहीं किए, लागू नहीं होता था। अंत में बेंटिंक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। ईस्वी सन 1834 में मैकाले नामक एक अंग्रेज वकील था, उसको अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मैकाले द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय युवकों को जो लाभ होना चाहिए था, जो चाहते थे, वो लाभ उनको नहीं मिला। वो अपने पूर्वजों द्वारा विकसित यानी बनाई गई प्राचीन यानी पुरानी विद्या सीखने का लाभ भारतीय खोने लगे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई। इस शिक्षा पद्धति यानी नियम का विरोध भी हुआ। महात्मा गांधी जी तो यहाँ तक कहते थे कि वो गुलामी का शिक्षा है। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को जो जैसी आवश्यकता थी लोगों की, ऐसे पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे। आगे पढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैन्य अंकुश यानी नियंत्रण भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य यानी लक्ष्य से भारत में रेलवे शुरू की गई। कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत यानी कार्य करते रहें, हमेशा चालू रहें। ऐसा करने के लिए माल के आवागमन लाने आने जाने के लिए यातायात की और संदेश व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाए तो हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा तथा सैनिक नियंत्रण भी रखा जा सकेगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे शुरू की गई थी। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1853 में मुंबई और थाड़ा के बीच रेलवे शुरू हुई थी। कह रहे पहली बार भारत में 1853 में मुंबई और थाड़ा के बीच रेलवे शुरू हुई। आगे पढ़ते हैं। भारत जैसे विशाल देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्य को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत यानी महसूस होने पर ईस्वी सन 1854 से डाक और तार संदेश की आधुनिक यानी नए युग के पद्धति यानी तरीके अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छाप खाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। इस प्रकार ब्रिटिश शासन के सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए
यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद यानी वरदान स्वरूप बना। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रवाहों से अवगत यानी जानकार हुआ, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाई। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक यानी पास आए। करें भारत जैसे बड़े देश के हर एक भाग पर नज़र रखने और विदेशी राज्य को संदेश देने के लिए आवश्यक महसूस होने पर ईस्वी सन 1854 से डाक और तार संदेश की नए युग के तरीके अपनाई गई। साथ ही साथ देश में छापा खाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हो गया, उसका विस्तार होने लगा। इस प्रकार अंग्रेज शासन के सुधार अंग्रेजों के भलाई के लिए थे, फिर भी राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद यानी वरदान के रूप में साबित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ जो वर्ग थे विश्व के प्रवाहों से जानकार हुए, विश्व के अलग अलग विचारों से, जिन्होंने देश के समाज सुधार और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया। समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है और आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है आप लोग को बाद में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।